Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine and focusing on your studies. I am Dr. Zunaira Khurram, your biology teacher from Behriya Model School, PNAD, Maripur. Today is our third lecture and topic is digestive and respiratory system of frog. In our last lecture, we studied Brassica campestris as multicellular plant, and today we are going to study frog as multicellular animal. The scientific name of frog is Rana tigrina, and they live in both water as well as on land. It means it's terrestrial and also aquatic. If we study its morphological characters, its skin is moist and glandular. इसकी जो स्किन होती है वो मोइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है. ग्लैंडुलर होती है इसीलिए जो है इसकी स्किन जो है स्लिपरी हो जाती है. स्लिपरी आपने देखा होगा, फ्रॉग जो होता है वो स्लिपरी होता है, उसे अगर पकड़ें तो वो हाथ से स्लिप होता है. तो उसकी स्किन स्लिपरी क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्किन में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और ग्लैंड्स हमें मालूम है कि क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं. सिक्रीशंस की वजह से जो है हम स्किन जो है फ्रॉग की वो स्लिपरी हो जाती है. अगर हम इसकी जो है इसकी बात करें लिम्स की, तो इसमें जो है इसके जो पिछली टांगे होती हैं वो हाइंड लिम्स कहलाती हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हाइंड लिम्स है, और ये आगे वाली जो इसके हाथ होते हैं ये फोर लिम्स कहलाते हैं. हाइंड लिम्स जो पिछले इसके बाजू होते हैं, टांगे होती हैं, वो जो है वो क्या कहलाती हैं, वो हाइंड लिम कहलाती हैं. और आगे वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फोर लिम. जो हाइंड लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स के अंदर जो है 5 फिंगर्स होती हैं इसकी. ये आप देख रहे हैं, ये इसकी फिंगर्स 5 इसकी फिंगर्स होती हैं. और फिंगर के दरमियान में ये देखें क्या होता है कि इसमें एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेब होता है, जो कि किसके काम आता है, इसलिए आता है कि वो जो है स्विमिंग कर सकें. स्विमिंग के काम आता है. ये जो पानी में स्विम करते हैं वो किसके जरिए करते हैं, अपने हाइंड लिम्स के जरिए. क्योंकि हाइंड लिम्स के अंदर जो है ये क्या है, इसमें फूड वेब मौजूद है. और फूड वेब जो है वो क्या करता है, वो स्विमिंग में हेल्प आउट करता है. जबकि जो हाइंड लिम है, हाइंड लिम में जो है 5 फिंगर्स होती हैं, और 4 लिम्स के अंदर जो है 4 फिंगर्स होती हैं, 4 फिंगर्स होती हैं, उसके 4 टोज होते हैं. और अगर हम इन्हें डिस्टिंग्विश करना हो मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल में, तो हम देखते हैं कि जो मेल की फिंगर्स हैं, ये मेल की फिंगर्स हैं कौन सी, 4 लिम्स वाली, जो उसके हाथ की फिंगर्स हैं. और ये जो है एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, साइज में बराबर होती हैं. लेकिन ये जो मेल का हैंड होता है, जो 4 लिम होता है, उसका जो थंब पैड होता है, थंब पैड थोड़ा थिक होता है फीमेल से. ये देखें, ये जो है ये क्या है, ये फीमेल का आर्म है. आप देख रहे हैं कि इसमें 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं. और ये 4 फिंगर्स जो हैं वो क्या है, इक्वल इन साइज हैं. जबकि जो मेल का हैंड है, 4 लिम है, इसमें भी 4 फिंगर्स हैं. लेकिन यहाँ पे ये देखें, इसका क्या है कि इसका जो थंब पैड है वो थोड़ा थिक है एज कंपेयर टू फीमेल. अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम ये देखते हैं कि इसका जो हेड है वो डायरेक्ट अटैच होता है किससे, ट्रंक से. इसकी नेक मौजूद नहीं होती इसमें, और इसमें नेक मौजूद नहीं होती, इस वजह से ये अपने हेड को फ्रीली मूव नहीं कर सकता. अपने जो हेड है उसको दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो है मूव नहीं कर सकता. ये सिर्फ फ्रंट में देख सकता है. और इसके ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाती है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाती है. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये हेयरिंग का सेंस रखती है, सुनने का काम करती है. आईज इसकी काफ़ी बड़ी होती हैं और बल्जिंग होती हैं, उभरी हुई होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं. और क्यों होती हैं? क्योंकि अब ये अपना हेड जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, सिर्फ फ्रंट में देख सकता है. तो वो उभरी हुई इसीलिए होती है कि वो अपने चारों तरफ देख सके, ईजिली अपने प्रे को डिटेक्ट कर सके, देख सके, और उसको अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल कर सके.
इसके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स क्या होता है कि नोज, अब इसमें बाकायदा नोज नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं बॉडी इसके हेड रीजन में, माउथ इसके बिल्कुल माउथ के करीब में, और वो जो पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल्स जो है वो क्या करते हैं, वो ब्रीथिंग में हेल्प आउट करते हैं, ब्रीथिंग का काम करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो ये क्या करता है, कुछ पीरियड के लिए अंडर द ग्राउंड चला जाता है और वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड करता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, और वो पीरियड जो ये अंडर द ग्राउंड सर्दियों में जाकर विंटर सीजन में अपना कुछ टाइम स्पेंड करता है, वो पीरियड कहलाता है हाइबरनेशन। और वो कुछ टाइम जो कि ये गर्मियों में अंडर द ग्राउंड चला जाता है और अपने जो है वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता है, वो कहलाता है एस्टिवेशन। गर्मियों समर सीजन में जब ये अंडर द ग्राउंड जाता है तो वो कहलाता है एस्टिवेशन, और विंटर सीजन में जो अंडर द ग्राउंड जाता है तो ये वो टाइम पीरियड कहलाता है हाइबरनेशन। And now digestive system. What is digestion? Digestion is the process of conversion of complex organic particles into simple form by the action of enzyme is called digestion. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है एनर्जी चाहिए होती है अपनी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। फूड से ही वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। फूड जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। जो भी फूड हम लेते हैं, कोई भी जानदार फूड लेता है, वो उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फैट होते हैं। मेनली ये 3 ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये जो फूड लिया जाता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि एक बड़े उसके मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिया जा रहा होता है। ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है कि इसमें एंजाइम्स जो है एक्शन करते हैं इसके, और एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, उसके बड़े मॉलिक्यूल के टुकड़े कर देते हैं, छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डाइजेशन, कि फूड का जो है कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। फ्रॉग जो है, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एक इंसेक्टिवोर है। फ्रॉग क्या है, इंसेक्टिवोर है। मीन्स ये कि ये इंसेक्ट्स को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है, फूड को अपने इंसेक्ट्स को अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसकी अगर हम देखेंगे ये फूड हासिल कैसे करता है, तो इसकी जो टंग है, टंग क्या होती है, इसके पीछे से फ्री होती है और आगे से अटैच होती है। जैसे हमारी टंग आगे से क्या है, फ्री है और पीछे से अटैच है, लेकिन फ्रॉग के अंदर जो टंग है वो पीछे से फ्री होती है और आगे से यहाँ से अटैच होती है। और इसकी बल्जिंग आइज है, ये दूर से ही अपने प्रे को देख लेता है। तो जैसे इसे कोई इंसेक्ट या फ्लाइज नजर आती हैं तो ये फौरन से क्या करता है, टंग को बाहर निकालता है, और इसकी टंग जो है वो स्टिकी होती है और फ्लाइज इसकी टंग के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही फ्लाइज इसके टंग के साथ अटैच होते हैं, ये दोबारा से फौरन से उस टंग को अंदर ले जाता है और इस तरह से अपना फूड हासिल करता है। एंड नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, ये 2 पार्ट्स पर कंपोज होता है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होती है, वो डक्ट होती है, वो ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और कोलाइका तक जाती है। एंड पॉइंट उसका क्या होता है, कोलाइका। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? सबसे पहले बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी क्या है, माउथ। माउथ जो है वो फ्रॉग का वो क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी फूड जो है वो लेने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा बक्कल कैविटी में इसका जो अपर जॉ है उसमें टीथ मौजूद होते हैं जो कि मैक्सिलरी टीथ कहलाते हैं। इसके लोअर जॉ में टीथ मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं।
लेकिन इसके अपर जॉ के अंदर मैक्सिलरी टीथ मौजूद होते हैं और इन टीथ का क्या काम होता है, सिर्फ ग्राइंडिंग करना। जैसे ही इस टंग जो ये टंग बाहर निकालते हैं और अपना फूड लेते हैं, प्रे लेते हैं, उनको जैसे ही अंदर लेकर जाते हैं तो स्लाइवा के मिक्सिंग के जरिए और जो मैक्सिलरी टीथ हैं उनके एक्शन की वजह से जो है ये क्या होता है कि इसमें ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। और इसमें जो है इसके लोअर जॉ के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके अपर जॉ के अंदर मैक्सिलरी टीथ होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, सिर्फ ग्राइंडिंग का काम करते हैं। च्यूइंग इसमें नहीं होती, सिर्फ ग्राइंडिंग होती है क्योंकि इसके च्यूइंग टीथ एब्सेंट होते हैं, इसके लोअर जॉ के अंदर टीथ मौजूद नहीं होते। उसके बाद आ जाता है फेरिंग्स, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स आ जाता है और फेरिंग्स के बाद एसोफेगस। फेरिंग्स और एसोफेगस जो है इनका एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई खास फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाथ प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि जो फूड जो है स्लाइवा की मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के बाद जो फूड है उसे कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। तो स्टमक तक जो है ये बक्कल कैविटी से फूड जो है फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स उसको एसोफेगस में भेज देता है, उसको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये देखें, ये जो है ये क्या है, ये एसोफेगस है और इसके बाद ये स्टमक स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स इसके साथ ही अटैच होता है, बक्कल कैविटी से फूड फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाता है। बक्कल कैविटी के अंदर ग्राइंडिंग हो रही है और स्लाइवा के जरिए मिक्सिंग हो रही है। फेरिंग्स और एसोफेगस में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड को। फेरिंग्स में आता है, फेरिंग से वो जो कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। और स्टमक से फिर जो है जब स्टमक में आ जाता है तो स्टमक क्या है, एक सेक लाइक ऑर्गन है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक सेक लाइक ऑर्गन है। और यहाँ पर फूड का मेनली जो है क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। यहाँ एंजाइम्स जो हैं वो अटैक करते हैं, एक्शन करते हैं फूड के ऊपर और उनके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। और यहाँ से ये स्टमक के बाद ये जो आप ये वाली डक्ट देख रहे हैं, ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है यहाँ तक क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड स्टमक से जब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो फूड कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन ऑर्गन है फूड के एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का। कि मेन जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड पार्टिकल्स की वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्वाइल्ड होता है। जब कोई चीज क्वाइल होती है, उलझी हुई होती है, मुड़ी हुई होती है, तो कम एरिया के अंदर ज्यादा जो है उसमें जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका फंक्शन के लिए उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है। तो ये और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो है वो कहलाती है ड्यूडेनियम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनियम एंड इलियम। ड्यूडेनियम कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जो कि स्टमक के साथ अटैच होता है। वो पार्ट जो कि स्टमक के साथ अटैच होगा वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। और ये वाला जो दूसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगा, ये कहलाएगा इलियम। यहां से लेकर यहां तक जो है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम जो कि स्टमक के साथ अटैच होता है और इलियम जो कि कोलाइका के साथ अटैच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन ऑर्गन है डाइजेशन का। जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन जो कंप्लीट होती है, वो जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की बॉडी के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ से जो है फिर फूड आ जाता है कोलाइका में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ ये क्या है, डाइजेस्टेड, यहाँ सारी डाइजेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद फूड पार्टिकल्स, वो फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो कहाँ आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आकर वो स्टोर होते हैं और यहाँ पर मजीद उनका जो है वाटर उसमें से रिमूव होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, ये कोलाइका कहलाती है। और कोलाइका के जरिए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल।
लार्ज इंटेस्टाइन में आकर स्टोर होता है और कोलाइका के जरिए जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम इसमें ग्लैंड्स की बात करते हैं, अब उसका सेकंड पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स के बगैर डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जब तक एंजाइम्स जो हैं वो एक्शन नहीं करेंगे, वो फूड के ऊपर जो है अटैक नहीं करेंगे, उनको लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ेंगे, तब तक डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसमें जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टू हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं, नंबर 1 लीवर और नंबर 2 पैंक्रियाज। लीवर जो है ये बॉडी का सबसे लार्ज ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। और ये क्या करता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है ये क्या है, ये लीवर है। लीवर से बाइल जूस जो है उसका सिक्रीशन होता है, और बाइल जूस जो है स्टोर कहाँ होता है, ये लीवर है, लीवर में से जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस को कहाँ स्टोर करता है, इस ब्लैक वाले एरिया में। और ये एरिया क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल जूस स्टोर होता है, और एक डक्ट के जरिए, एक नाली के जरिए जो है ये स्टमक में आता है। और वो जो डक्ट है वो कहलाती है, एक डक्ट के जरिए क्या होता है, स्टमक में आता है। और बाइल जूस जो होता है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। फूड जो एसिडिक नेचर होती है, जो फूड की तेजाबियत होती है, बाइल जूस जो है उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है। और इसके अलावा फैट को इमल्सिफाइज करता है, इमल्सिफाइज द फैट। फैट को इमल्सिफाइज करने का मतलब ये है कि इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है। इमल्सिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, फैट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ये इनका ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में इनका ये ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाना, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन क्या है, फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन। तो जो बाइल है, बाइल का फंक्शन क्या है कि एक तो ये एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और दूसरा फैट को इमल्सिफाइज कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है, जो ग्लैंड आ जाता है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्टमक में आता है। बाइल जूस भी और पैंक्रियाटिक जूस भी दोनों जो है स्टमक में आते हैं, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डाइजेशन। और इसकी वजह से जो है ये जो एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन कैसे होती है, द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड एनर्जी रिलीज्ड बाय द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल जो है जस्ट ये नहीं है कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दें, ये रिस्पायरेशन है। ये रिस्पायरेशन नहीं है, ये बल्कि कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। कि ये सिंपल क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज, कि हम ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं और जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एक्सहेल कर रहे हैं। रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। वो जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने की वजह से उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, और बाय प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो क्या होती है, बॉडी में स्टोर हो जाती है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, लिहाजा ये जो है ये क्या होता है, बॉडी से एक्सहेल हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। कि रिस्पायरेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस
एक तो गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, टेक प्लेस एंड एनर्जी रिलीज्ड, और क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है बाय द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड के केमिकल ब्रेकडाउन की वजह से, कॉल्ड रिस्पिरेशन। क्योंकि जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाती है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो फौरन से बॉडी के अंदर जो फूड मौजूद होता है उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं उस ऑक्सीजन की वजह से जो हम इनहेल किया है हमने, और जैसे ही उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसका ब्रेक डाउन होता है, जब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, और इसके अलावा जो है उसमें जो है अब क्या जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर 3 टाइप्स के रिस्पिरेशन होते हैं, नंबर 1 पल्मोनरी रिस्पिरेशन, नंबर 2 कुटेनियस रिस्पिरेशन, और नंबर 3 बक्कल रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन क्या होता है, पल्मोनरी का वर्ड जहां पर भी आएगा आप समझ जाएंगे कि वहां पे किसकी बात हो रही है, लंग्स की। कुटेनियस का वर्ड जहां पर भी आएगा, हाँ, तो कुटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन, और बक्कल माउथ। पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो कि लंग्स के जरिए हो रही है, कुटेनियस रिस्पिरेशन जो कि स्किन के जरिए हो रही है, बक्कल रिस्पिरेशन जो माउथ के जरिए हो रही है। बायो में टर्म्स बहुत मैटर करती हैं, आपने टर्म्स पर फोकस रखना है, साथ साथ में उनको इसीलिए 2 से 3 दफा रिपीट कर रही होती हूँ कि टर्म्स आप समझ लें। टर्म्स बहुत मैटर करती हैं, आपने उन्हीं से मीनिंग्स निकालने हैं और वो आपकी डेफिनेशंस बन जाती हैं। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, लंग्स। लंग्स ऐसे रेस्पिरेशन, ऐसा प्रोसेस रेस्पिरेशन का जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे, लंग्स उसमें जो है लंग्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रही होंगी, वो कहलाएंगी पल्मोनरी रिस्पिरेशन। कुटेनियस मीन्स स्किन, स्किन के जरिए जब होंगे तो वो कहलाएंगे कुटेनियस रिस्पिरेशन। और बक्कल रिस्पिरेशन जो कि माउथ के जरिए होगा, बक्कल मीन्स माउथ, माउथ के जरिए जो होता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये माउथ है, बक्कल कैविटी है, इसके जरिए अगर रिस्पिरेशन हो रही है तो ये बक्कल रिस्पिरेशन कहला रही है। इसके बाद ये लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के जरिए अगर हो रही है तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन है, और अगर इसकी स्किन के जरिए हो रही है तो ये कुटेनियस रिस्पिरेशन है। अब जो है हम इन तीनों रिस्पिरेशन को डिटेल्स में देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाएगी पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन आल्सो नोन एज लंग रिस्पिरेशन। और ये कब होती है, लंग्स से के जरिए रिस्पिरेशन कब होगी, जब ये लैंड पर मौजूद होंगे, जब ये अपनी टेरेस्ट्रियल लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे तब ये लंग्स के जरिए रिस्पायर करेंगे। अगर हम लंग्स देखते हैं तो फ्रॉग के अंदर 2 लंग्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये जो 2 लंग्स होते हैं ब्लून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो है इसकी जो अपर साइड होती है ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, और इसकी जो इनर साइड होती है, इनर साइड में यानी कि इसके अंदर की जानिब जो है छोटे छोटे एयर सेक्स मौजूद होती हैं, और वो जो एयर सेक्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एल्वोलाई। फोल्ड्स होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, एल्वोलाइज। और एल्वोलाइज का क्या फंक्शन होता है, एल्वोलाइज का फंक्शन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, क्योंकि जब ऑक्सीजन हम अपने इनहेल करते हैं तो आपने देखा होगा लंग्स फूल जाते हैं। लंग्स कैसे फूल जाते हैं कि उसके अंदर जो फोल्ड्स हैं उनके अंदर जाकर एयर फिल हो जाती है, उनको भर देती है, और वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मतलब ये कि उस एक जगह से फूड पार्टिकल या गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाता है। तो इसके अंदर जो है लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाता है।
और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और यहीं से लंग्स में लाकर इसको माउथ के जरिए एक्सहेल कर देता है। लंग्स जो है अगर ऊपर की जानिब देखें हम इस साइड पर, क्या होता है, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकाई, ये जो ट्यूब आ रही होती है एक ट्रेकिया कहलाती है, और इसकी ये जो ओपनिंग होती है ये क्या कहलाती है, ग्लॉटिस कहलाती है। ये जो ओपनिंग है ये ग्लॉटिस है, और ये जो है, ये जो ट्यूब है ये क्या है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया आकर फिर ये 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि क्या कहलाती हैं, ब्रोंकाई। और ईच ब्रोंकाई जो है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। एक ब्रोंकाई एक लंग के अंदर चला जाता है और दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग के अंदर। तो यहाँ ग्लॉटिस से क्या होता है, एयर, ऑक्सीजन जो है ट्रेकिया में आती है और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में इससे होती हुई लंग्स के अंदर चली जाती है। ग्लॉटिस जो है ये क्या है, ये ओपनिंग है लैरिंग्स की। लैरिंग्स जो है एक ऑर्गन है जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। उसके ऊपर एक कवर मौजूद होता है, एक शीट होती है, एक फ्लैप होता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन जो एयर हम माउथ के जरिए या नॉस्ट्रल्स के जरिए अंदर लेकर जाते हैं तो वो जो कवर होता है लैरिंग्स के ऊपर, जो ग्लॉटिस होता है, वो हट जाता है और एयर ट्रेकिया से होती हुई लंग्स के अंदर चली जाती है। और जैसे ही एयर अंदर जाती है वो दोबारा से क्लोज हो जाता है। तो ये जो है ये इसका पल्मोनरी रिस्पिरेशन है, और पल्मोनरी रिस्पिरेशन में इसके लंग्स के स्ट्रक्चर हैं। लंग्स कैसे हैं, बाहर से स्मूथ है, अंदर से फोल्ड्स होते हैं, इसके बहुत ज्यादा फोल्ड्स मौजूद होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और वहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। अब अगर हम ये देखें कि किस तरह से जो है पल्मोनरी रिस्पिरेशन हो रही है, उसका रूट क्या बन रहा है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एयर जो है कहाँ आती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो बाहर की तरफ उसके नॉस्ट्रिल्स हैं, वो एक कैनाल के जरिए, ऑल्फैक्टरी चैम्बर के जरिए जो है वो कहाँ पर जाएंगे, अंदर वो होल्स इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में अटैच होंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती हुई इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में आती है, और फिर ये वाला जो चैम्बर है, ये जो एरिया है, ये बक्कल चैम्बर कहलाता है, बक्को फेरेंजियल चैम्बर कहलाता है, कैविटी कहलाता है। यहाँ से ये जो आप क्लोज देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोज है ये वाला पॉइंट, ये ग्लॉटिस है और ये लंग्स है। जैसे ही एयर अंदर आती है ये ग्लॉटिस क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और एयर लंग्स के अंदर आ जाती है और ये स्वेल हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स, माउथ के नॉस्ट्रिल्स के जरिए एयर अंदर आई या नॉस्ट्रिल्स ओपन हुए, ठीक है, एयर अंदर आ गई। अब यहाँ पर एयर क्योंकि अंदर आ चुकी है तो ये दोबारा से यहाँ से ये क्लोज हो गया है। ये बक्कल फेरेंजियल कैविटी से होता हुआ ये इस पॉइंट पर आया, और ये जो पॉइंट है ये ग्लॉटिस है, यहाँ पर ये क्लोज है, लेकिन जैसे ही एयर यहाँ पहुंची ये ओपन हो गया। ये ओपन हुआ तो ये लंग्स के अंदर एयर भर गई। अब यहाँ पे ये लंग्स देखें, इसकी शेप देखें, और यहाँ पर ये स्वेल हो गया, फूल गया। और ये क्यों फूल गया, इसके ये इस वजह से फूल गया क्योंकि एयर इसके अंदर फिल हो गई है, एयर इसके अंदर फिल हो गई है, इस वजह से ये फूल गया। और ये ग्लॉटिस, और जैसे ही एयर इसके अंदर जाती है, इसके अंदर चली जाती है, तो ये दोबारा से ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। तो ये जो है ये क्या है, एक रूट है किसका, पल्मोनरी रिस्पिरेशन का कंप्लीट रूट है कि किस तरह से पल्मोनरी रिस्पिरेशन हो रही है। पल्मोनरी रिस्पिरेशन के बाद आ जाते हैं बक्कल रिस्पिरेशन। बक्कल रिस्पिरेशन जो कि किसके जरिए हो रही है, माउथ के जरिए हो रही है। माउथ के में क्या होता है कि फ्रॉग के माउथ के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इसमें जैसे ही वो ऑक्सीजन माउथ के अंदर जाती है, बक्कल कैविटी के अंदर जो बक्कल वो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वहीं पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देती हैं। वहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती हैं और बक्कल कैविटी के जरिए ही उसको बॉडी से एक्सहेल कर देती हैं, एक्सपेल आउट कर देती हैं। तो ये जो है ये क्योंकि इसमें अब क्या है कि कहाँ गैसियस एक्सचेंज हो रही है, बक्कल कैविटी के अंदर, तो इसलिए ये बक्कल रिस्पिरेशन कहलाती है। बक्कल रिस्पिरेशन कैसे हो रही है कि उसके माउथ की लाइनिंग के अंदर जो है, माउथ की जो आउटर लाइन होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है वहां से, और वहां से फिर डिफरेंट ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करके बक्कल कैविटी में लेकर आता है, और वहां से वो उसको एक्सहेल कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? बक्कल रिस्पायरेशन। बक्कल रिस्पायरेशन के बाद आ जाता है कुटेनियस रिस्पायरेशन। कुटेनियस रिस्पायरेशन क्या है? जो कि ऐसी रिस्पायरेशन जो इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, स्किन के जरिए जो होती है वो कहलाती है कुटेनियस रिस्पायरेशन। कुटेनियस रिस्पायरेशन मोस्टली कब होती है? जब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन पीरियड में फ्रॉग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड होते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से वो अपनी स्किन के जरिए ही क्या करते हैं, स्किन उनकी मॉइस्ट होती है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देती हैं, और वहां से डिफरेंट ऑर्गन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और स्किन के जरिए ही जो है बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्किन इन्वॉल्व है, स्किन के जरिए रिस्पायरेशन हो रही है, इस वजह से ये क्या कहला रही है? कुटेनियस रिस्पायरेशन। कुटेनियस रिस्पायरेशन क्या है? कुटेनियस रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है रिस्पायरेशन का जो कि स्किन के जरिए होता है, जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है। वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है। ये ज्यादातर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पीरियड में कुटेनियस रिस्पायरेशन होती है। और वहां पे क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, जमीन के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो वो जो है क्या करते हैं, अब वहीं पर अपनी स्किन के जरिए ही जो ऑक्सीजन को मिलती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं, और वहां से एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं। तो ये था रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। यहाँ पर जो है हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। और मैंने आपको होम टास्क दिया हुआ था, सिर्फ फहद हैदर के अलावा मुझे किसी ने भी चेक नहीं करवाया अपना काम। डायग्राम्स आपको बनाने के लिए दी थी, और आज आपकी डेट थी, आज आपकी लास्ट डेट है, शाम तक मुझे दे दीजिएगा। और नेक्स्ट जो आपका होम टास्क है उसमें आपने लंग्स ऑफ फ्रॉग और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है उसकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और मुझे दिखानी है। इसके अलावा जो है ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स मैंने लिंक्स आपको दिए हैं, इनको जाकर देखिएगा, और इससे मज़ीद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेशन ऑफ फ्रॉग के बारे में नॉलेज गेन होगी। यहाँ पर हमारी क्लास आज ख़त्म होती है, और इंशाल्लाह ताला परसों हम अपने न्यू टॉपिक के साथ दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज तक आपको आज की डेट में आपका काम मिल जाना चाहिए मुझे, ठीक है? ओके बेटा, एक मिनट, अल्लाह हाफिज़।